हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 8th का लेसन नंबर 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने खनिज को निष्कासन की जो विधियां थी, खनन, प्रवेदन, आखनन, उसके बारे में पढ़ा। साथ में ही हमने खनिज संरक्षण की जो तरीके थे, विधियां थी, उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया था। आज हम लेते हैं शक्ति संसाधन। क्या लेते हैं? शक्ति संसाधन किसे कहते हैं? शक्ति संसाधन किसे कहते हैं, उसकी यदि हम परिभाषा देखें तो इसमें वो सारे खनिज शामिल किए जाएंगे जिससे ऊर्जा की या ऊष्मा की प्राप्ति होती है। तो परिभाषा लिखे, ऐसे खनिज जिससे ऊर्जा व ऊष्मा की प्राप्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा या ऊष्मा जिससे हम प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति संसाधन। जैसे बच्चों, कोयला है तो ऊष्मा निकलती है, पेट्रोल है तो ऊष्मा निकलती है, वो सारे किसमें आते हैं? शक्ति संसाधन। एक शब्द है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है बच्चों कार्य करने की क्षमता। व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और मशीनों की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी ऊर्जा के रूप में ही देखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे शक्ति संसाधन का वर्गीकरण। तो शक्ति संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। पहला, परंपरागत शक्ति संसाधन। पहला कौन सा है? परंपरागत शक्ति संसाधन। दूसरा, गैर परंपरागत शक्ति संसाधन। ये दो रूप में शक्ति के संसाधन निकलते हैं, एक परंपरागत रूप में, दूसरा गैर परंपरागत रूप में। यदि आपसे पूछ ले परंपरागत शक्ति के संसाधन कौन से होते हैं, तो याद रखना इसकी परिभाषा है ऐसे संसाधन जिससे ऊर्जा की प्राप्ति अपने पूर्वज भी करते थे और वर्तमान में स्वयं भी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ऐसा संसाधन जिससे ऊर्जा की प्राप्ति हमारे पूर्वज ही करते थे और वर्तमान में स्वयं भी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। या फिर हम सीधी भाषा में लिखे तो पूर्वजों से प्राप्त शक्ति के संसाधन परंपरागत शक्ति के संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान में
मानव या व्यक्ति स्वयं भी करता है, उसको परंपरागत शक्ति के संसाधन कहते हैं। इस तरह भी आप परिभाषा लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। उत्तर वो का वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की हुई है और कुछ नहीं है। पूर्वज से प्राप्त शक्ति के साधन जिसका उपयोग वर्तमान में मानव या व्यक्ति, मानव लिखो या व्यक्ति स्वयं भी करता है, उसको परंपरागत ऊर्जा संसाधन का या शक्ति संसाधन कहा जाता है। और यदि अपन की गैर परंपरागत की पूछे तो ऐसे शक्ति के संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें अपने पूर्वजों से ना होकर बल्कि तकनीकी से प्राप्त हुए हैं, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा या शक्ति संसाधन कहते हैं। देखो, परंपरागत का मतलब जो हमारे पूर्वज से जो भी ऊर्जा के संसाधन प्राप्त हुए और उसका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं तो वो परंपरागत हो गए। और गैर परंपरागत ऊर्जा के वे संसाधन जिनका उपयोग कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों से प्राप्त ना होकर किससे प्राप्त हुए हैं, तकनीकी से प्राप्त हुए, उसको हम क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में परंपरागत में कौन कौन से आते हैं, कोयला, शक्ति, पेट्रोलियम, शक्ति संसाधन, गैस, शक्ति संसाधन और आणविक या कोष्टक में लिख सकते हैं परमाणु शक्ति संसाधन। ये जो उदाहरण है वो किसके हुए, परंपरागत ऊर्जा संसाधन के। और फिर गैर परंपरागत के अंदर देखते हैं तो सौर ऊर्जा या सौर शक्ति संसाधन, दूसरा पवन शक्ति संसाधन, ज्वारीय ऊर्जा शक्ति संसाधन, ऊर्जा का, ठीक है। अगला यदि आप देखते हैं भूतापीय शक्ति संसाधन, ये सब के सब हमारे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या है, उदाहरण है। तो कौन कौन से हुए, कोयला, पेट्रोलियम, गैस और आणविक खनिज वाले में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत है जो हमें अपने तकनीकी से क्या हुए, प्राप्त हुए। अब हम परंपरागत ऊर्जा के संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है, इसका विश्लेषण के साथ क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लेते हैं कोयला। देखो बच्चों, कोयला भूगर्भ के अंदर जब जीवाश्म तत्व जैसे कोयला है, जैसे पेड़ पौधे हैं,
या और कोई प्रकार की जो अवसाद है जमीन में दब जाते हैं और कालांतर में संपीड़न और विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के कारण ये कोयला का रूप धारण कर लेते हैं। कोयला के बारे में आप जानते हैं बच्चों कि कोयला को मुख्य रूप से कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला भाग है वो है एंथ्रेसाइड कोयला। पहला भाग कौन सा है? एंथ्रेसाइड कोयला। एंथ्रेसाइड कोयले की बात करें बच्चों तो इस कोयले के अंदर जो कार्बन की जो प्रधानता है वो सबसे अधिक लगभग 80 से 90% से अबव पाई जाती है। 80 से 90% से अधिक या बीच के अंदर देखने को मिलती है, सीधा ऐसे लिख सकते हैं अपन। फिर दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला होता है, उसके अंदर बच्चों 85% करीबन कार्बन की मात्रा पाई जाती है। फिर तीसरा नंबर है वो है लिंगानाइट, जिसके अंदर मुख्य रूप से बच्चों 70% करीबन कार्बन पाया जाता। और चौथा नंबर है पीट। क्या है? पीट कोयला, जिसमें सबसे कम मतलब 50% से कम कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। बच्चों ये जो एंथ्रेसाइड जो कोयला है, कहीं कहीं इसके अंदर 90% से अधिक भी कई कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि इसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो आपको यदि पूछा जाए कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले कितने प्रकार के हुए? 4। कितने? 4। एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिंगानाइट और पीट। और भारत के अंदर जो कोयले हैं 2 प्रकार की युगों की सेलों के अंदर मिलता है। एक तो है गोंडवाना युगीन सेल, दूसरा टर्शियर युगीन। ये 2 किस्म के या 2 युगों के कोयले की हमें प्राप्ति भारत के अंदर होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले, नोट करके याद रखना बच्चों कि आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस कोटि का कोयला पाया जाता है, तो भारत के अंदर याद रखना बच्चों, भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोटि का कोयला पाया जाता है। कोयला पाया जाता है, याद हो जाएगा बच्चों। भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस कोटि का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। कोयले के प्रकार कितने हैं? 4। एंथ्रेसाइड, लिंगानाइट, बिटुमिनस और पीट। अब हम देखते हैं कोयले की विस्तृत जानकारी। ये बहुता से पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। मतलब जीवाश्म ईंधन में सबसे ज्यादा कौन सा ईंधन पाया जाता है? कोयला। कौन सा है? कोयला। एक शब्द आया बच्चों जीवाश्म ईंधन। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। काफी बार इसकी परिभाषा सवाल के रूप में आपसे पूछ ली जाती है, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो इसका पहले आप इसको तोड़कर देखो क्या बनता है। जीव प्लस अंश, जीव प्लस अंश क्या कहलाता है? जीवाश्म। जीव प्लस अंश इक्वल टू जीवाश्म। अब जीवों के जो अंश जिस ईंधन के अंदर पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो सीधा लिखना ऐसे खनिज जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। अब हम
आगे चलते हैं। इसका उपयोग घरेलू ईंधन में, घरेलू ईंधन का मतलब जो हमारे चूल्हा होता है उसके अंदर जलाने के लिए इसका कोयले का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में, उद्योगों के अंदर विद्युत प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं। लोहा, यदि जमीन से जब लोह अयस्क निकालते हैं तो उसे शुद्धिकरण करने के लिए उसमें लोह के पिंड को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। फिर इस्पात, लोह से इस्पात बनाने और मैग्नीज को उसको मिक्सर करने के लिए लोहे का के साथ कोयले का भी प्रयोग होता है। वाष्प ईंधन, रेल के अंदर जब वाष्प ईंधन की जरूरत होती है उस समय कोयले का प्रयोग होता है। और विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। और भारत के अंदर लगभग 80% करीबन देखा जाए तो विद्युत है बच्चों, वो कोयले की तापीय ऊर्जा से ही प्राप्त की जाती है। किससे की जाती है, कोयले के तापीय ऊर्जा से। अब हम लेते हैं कि उद्योग क्या है। काफी बार आपके सवाल पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है बोर्ड के अंदर कि उद्योग क्या है। तो उद्योग की जब परिभाषा आती है तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कोई ज्यादा डीपली नहीं है, सीधी सी लिखो आप, उद्योग टॉपिक डालिए और उसमें लिखिए प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहते हैं, उद्योग। जैसे मान लो आपने प्रकृति से यह प्राप्त हो गया आपको कपास, क्या हुआ, कपास। कपास का आपने मशीन से क्या बना दिए, धागे। क्या बना दिए, धागे। तो क्या बताइए बच्चों, प्रकृति से जो हमें कपास मिला उसकी कीमत और धागे की कीमत सेम है क्या, नहीं। प्रकृति से मिला जो कपास हो सकता है जो 50 रुपए केजी आता है, वही धागा आप कितने रुपए केजी हो जाएगा, 250 रुपए केजी। तो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके हमने उसको क्या कर दिया, मूल्यवान बना दिया। तो वो क्या कहलाया, उद्योग। क्या कहलाया, उद्योग। या फिर वापस अपन देखते हैं, धागे से क्या बनता है, कपड़ा। जो 1 किलो कपास धागे का मूल्य 250 रुपया था, उसी से अब कपड़े का मूल्य कितना हो गया, 1000। तो और आगे जब हमने रूप परिवर्तन किया तो उससे भी ज्यादा ये क्या हो गया, महंगा या मूल्यवान हो गया। तो इससे सीधी बात होती है बच्चों, प्रकृति से जो भी हमें पदार्थ मिलता है उसका रूप परिवर्तन करके हम उसको क्या बना देते हैं, मूल्यवान। उसी को हम क्या कहते हैं, उद्योग। क्या कहते हैं, उद्योग। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम अगले बिंदु की बात करें, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। नोट एट द पॉइंट। सवाल आ जाए तापीय ऊर्जा क्या है, तो सीधे से याद रखना है, कोयले से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। फिर अगला पॉइंट, कोयला जिनका हम उपयोग कर रहे हैं वो लाखों वर्ष पूर्व विशाल फन एवं दलदल के परती के परतों में दबने से बने हैं। और याद रखना बच्चों, आज जिस कोयले का हम उपयोग कर रहे हैं उसके निर्माण में क्या हुई, लाखों वर्ष पूर्व की एक विशाल प्रक्रिया है। और उन विशाल प्रक्रियाओं के दौरान ही इस कोयले का निर्माण हुआ है, जिसमें फन और दलदल थे जो तली के अंदर, जमीन के अंदर चट्टानों की परतों में जम गए। और फिर अधिक दबाव, अधिक तापमान, इन दो कारणों से वो जो अवसाद थे, जो जीवाश्म के तत्वों के, वो धीरे धीरे रूप परिवर्तन करके कोयला बन गए। कोयला इसीलिए अंतर्निहित धूप के रूप में जाना जाता है। इसलिए कोयले को क्या कहते हैं, अंतर्निहित धूप, मतलब जमीन के अंदर से निकलने वाली धूप के रूप में इसको अध्ययन किया जाता है। तो सवाल आ सकता है, अंतर्निहित धूप किसे कहा जाता है, तो अंतर्निहित धूप किसे कहा जाता है, कोयले को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोयला जमीन के अंदर पाए जाने वाले जो फन है और दलदल के जो अवसाद है वो लंबे समय से दबाव, संपीड़न और तापमान के कारण रूप परिवर्तन करके बने हैं। इसीलिए इसे
अंतर्हित धूप कहा जाता है। आई बात समझ में बच्चों। अब हम आगे लेते हैं विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देश। अब हम लेंगे मानचित्र के अंदर, क्योंकि आपका मानचित्र भी आता है किताब से, तो इसमें सीधा देखेंगे विश्व के अंदर जहां कोयले का उत्पादन कहां कहां होता है। अब जब कोयले की उत्पादन की बात आई है तो आपको मालूम ही है विश्व में सबसे ज्यादा जो कोयले का जो उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है। कौन सा है? चीन है। जो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा क्या करता है? कोयले का उत्पादन करता है। और फिर विश्व में लगभग दूसरे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है, जो कोयले उत्पादन के अंदर द्वितीय स्थान रखता है और विश्व के महत्वपूर्ण कोयले उत्पादक क्षेत्रों में से एक माने जाते हैं। अब हम लेंगे विश्व के अंदर उन प्रदेशों को जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब आपको बच्चों इन महाद्वीपों के माध्यम से विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं चीन, विश्व का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश। यहां पर कौन सा देश है? चीन। और चीन की बात करें तो ये कौन से महाद्वीप में आया हुआ है? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप के अंदर आया हुआ है। फिर कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका, या पट्टी पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आया हुआ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। फिर अपन का जो क्षेत्र है वो है जर्मनी। जर्मनी आया हुआ यूरोप के अंदर, यहां पर है जर्मनी। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में, याद रखना। फिर है अपन का रूस, यहां पर रूस आया हुआ यूरेशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? यूरेशिया महाद्वीप। अब यूरेशिया शब्द इसलिए लिखा बच्चों कि रूस दो महाद्वीप के अंदर आया हुआ है, एक एशिया में भी आया हुआ है और यूरोप महाद्वीप के अंदर भी आया हुआ है, इसलिए इसे क्या लिखा गया है? यूरेशिया महाद्वीप। क्या लिखा गया? यूरेशिया महाद्वीप। फिर अपन देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका, यहां पर आया हुआ है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। फिर अपन का कौन सा है? फ्रांस। यहां पर लगभग क्या आया हुआ है? फ्रांस। ये भी कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो ये जो क्षेत्र हैं वे विश्व के क्या है? प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन, दक्षिणी अफ्रीका और फ्रांस, ये है प्रमुख। अब हम बच्चों भारत के जो प्रमुख जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, भारत के जो प्रमुख कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनकी बात करेंगे। भारत के अंदर देखते हैं तो बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था, दो युगीन कोयला उत्पादक क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? टर्शरी युगीन कोयला क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? गोंडवाना युगीन कोयला क्षेत्र। तो टर्शरी युगीन और गोंडवाना युगीन दो रूपों में कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। अब हम लेते हैं यहां पर जो पहला लिखा हुआ है रानीगंज, यहां पर रानीगंज, रानीगंज। अब याद रखना बच्चों, भारत का पहला कोयला उत्पादक क्षेत्र, भारत का पहला कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है बच्चों। फिर अपन लेते हैं जरिया झारखंड, यहां पर जरिया झारखंड के अंदर आया हुआ है। कौन से क्षेत्र में आया हुआ है? झारखंड। नोट करके याद रखना, इसी का एक सवाल बनता है, भारत की
सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? जरिया। फिर बाद में आपका आता है बोकारो, यहां पर ये झारखंड के अंदर ही बोकारो कौन सा है? बोकारो। ठीक है, ये है महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो बीकानेर क्षेत्र है, राजस्थान के अंदर कौन सा? बीकानेर क्षेत्र है, वहां पर भी कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखा जाए तो भी कोयले का उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसके अलावा उड़ीसा के अंदर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म के कोयले पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस किस्म का पाया जाता है। तो अब देखते हैं भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में रानीगंज पश्चिम बंगाल और जरिया बोकारो और झारखंड में है। तो रानीगंज कहां पर आया हुआ है? पश्चिम बंगाल में। जरिया और बोकारो और ये दोनों क्षेत्र कहां आए हुए हैं? झारखंड के अंदर आए हुए हैं। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर आज आपने प्रमुख जो शक्ति संसाधन थे उनका वर्गीकरण पढ़ा और साथ में आपने देखा कि कोयले कितने किस्म के होते हैं, कोयले को कितने वर्गों में बांटा गया है और कोयला को किन किन नामों से जानते हैं। और हमने देखा विश्व की किन जगहों पर कोयला अधिक पाया जाता है, भारत के किन किन क्षेत्रों में कोयला अधिक देखने को मिलता है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसी प्रकार के जो परंपरागत ऊर्जा खनिज या शक्ति संसाधन है जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, उनका विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।